तो हमने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में वर्क सस्पेंड रखा है। उसमें हमारा एक मुद्दा ये था कि ये जो टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं कि विशेष वर्ग की या कहें आप जो हिंदूज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं जे.एंड.के के अंदर, या और भी जो देशभक्त लोग हैं या जो प्रो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। या जैसे कल आपने देखा एक बैंक मैनेजर हमारे जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते थे, उनको आतंकवादियों ने अपनी गोली का शिकार इस बात पर बना दिया कि उन्होंने एक डोमिसाइल बनाया था। अरे भैया, ये कौन सी बात हुई भाई? अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? कश्मीर के अंदर मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं इस बात को समझने में थोड़ी विफल हो रही है कि आखिर कश्मीर की इंटरनल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपने 370 राष्ट्रीय हित में उसका तोड़ा, 370 हटाया, हमने उसका स्वागत किया, लेकिन हम ये चाहते थे कि सरकार जो यहाँ के देशभक्त लोग हैं या जो यहाँ हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कुछ चीज़ें वो सिंप्लीफाई करते। और जहाँ तक ये टारगेट किलिंग्स का ताल्लुक है, हमारी बार एसोसिएशन ये मानती है कि सरकार को, चूँकि अब जगह जगह हर चौराहे पर तो हर व्यक्ति को सुरक्षा तो दी नहीं जा सकती, ये एक असंभव सा कार्य है, लेकिन सरकार को इस दिशा में एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि हम थक चुके हैं। हम जब बच्चे थे, जब हम छोटी क्लासेस में थे, तब से हम सुनते आ रहे हैं, 89 से हम ये सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, टारगेट के लिए आज इसको मार दिया, कल उसको मार दिया। तो ये सिलसिला थमना चाहिए। हमारी यही मांग है सरकार की कि ऐसी ठोस नीति बनाए कि इस तरह के लोगों के ऊपर जो है लगाम लगाई जा सके। एक टेरर का वातावरण इन आतंकवादियों के लिए होना चाहिए। ये तो कवर्ड लोग हैं, इनको आईएसआई के इशारे पर ये जो यहाँ पर वारदातें कर रहे हैं, सारी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो सिस्टम चल रहा है, ये सभी को पता है। लेकिन सवाल है कि हम अपनी ऐसी नीति बनाएं कि हमारी जो माइनॉरिटीज़, हमारे जो देशभक्त लोग वहाँ पर कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, उनको जो है एक सुरक्षा का वातावरण मिल सके। ये हमारा जो प्रथम मुद्दा था। और इसके साथ साथ कुछ कनेक्टेड जो अदर इश्यूज थे हमारे, और जिसमें हमने बात की थी कि ये जो अब सुरक्षा की बात आती है, क्योंकि इससे मैं लिंक करना चाहता हूँ इस बात को कि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो भी जम्मू कश्मीर में व्यक्ति हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंस्ड वेपन ले सकते हैं। पहली बात तो ये बात आती है कि ये बड़ी देर से नीति चल रही है और लोगों को सरकार ने टाइम टू टाइम दिए भी हैं और लोगों ने इसके लिए अप्लाई भी किया हुआ है। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी लाइसेंस्ड वेपन हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि से जो दिए गए हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जिन्होंने उस लाइसेंस वेपन्स का मिसयूज़ किया है या उसको गलत इस्तेमाल किया है, वो कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से जो वेपन मुहैया कराए हैं या लाइसेंस दिए गए हैं, उनके लाइसेंस जो है वो रिन्यू होने चाहिए टाइम टू टाइम, और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर जल्दी होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसको लिबरलाइज करना चाहिए। और भी लोग जहाँ पर भी सुरक्षा की बात आती है, चाहे कश्मीर रीजन है, चाहे कहीं भी अफेक्टेड रीजन है, पूछे जे.एंड.के की बात कर रहा हूँ मैं, उन लोगों को लाइसेंस जो है सुरक्षा की दृष्टि से, डिफेंस की दृष्टि से दिए जाने चाहिए। इसमें कोई उनकी आप जानकारी करिए, वेरिफिकेशन करिए, 4 तरह की CID रिपोर्ट होती है, आप दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट सुरक्षा तो हर जगह PSO तो भेज नहीं सकती, पुलिस तो भेज नहीं सकती, लेकिन कम से कम एक एरिया में, अलग अलग गांव में, जैसे विलेज डिफेंस कमेटीज़ बनी होती थी, आप एक लिबरलाइज करें। अब बैंक कर्मी, अगर उस बैंक मैनेजर के पास अपनी पिस्टल होती, लाइसेंस पिस्टल होती, तो वो भी एक उस आदमी को मार सकता था, उस मिलिटेंट को ऐसे नहीं जा सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि एक लिबरलाइज पॉलिसी जो है, ये गन लाइसेंस, आर्म लाइसेंस के ऊपर जो है सरकार को बनानी चाहिए, और जो लाइसेंस दिए हैं उनको जल्द से जल्द रिन्यूअल होना चाहिए। ये हमारा एक मुद्दा था। उसके बाद हमारा एक यहाँ का लोकल इशू था, बसेस की बात थी। तो अभी हमने देखा, हमारे पिछले दिनों जब पुराने DC साहब थे राहुल यादव जी, और यहाँ पर जब एक्सीडेंट का सिलसिला हमारे शहर के अंदर बन रहा था, तो उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया। क्योंकि हो सकता है हमें भी, क्योंकि हम लोकल हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी चाहूँगा मेरे घर के सामने से बस गुजरे, लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैंने सिर्फ अपना नहीं देखना, मैंने अपने पूरे शहर का, अपने लोगों का भी देखना है। ये एक सिस्टम बनना है। हमारा कठुआ एक्सपैंड हो रहा है। उन्होंने जो डिसीजन लिया था कि बसें जो हैं वो वहाँ से बस स्टैंड से लेकर वाया हटली मोड़ से कालीबड़ी होते हुए जो है जम्मू की तरफ रवाना होंगी, वो एक बहुत अच्छा निर्णय था। मुझे नहीं समझ आता कि अभी थोड़ा सा दिन बाद वो फिर चेंज हो गया।
तो कहने का मतलब है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि और एक्सीडेंट हो तो फिर हम डिसीजन लें। हम एक डिसीजन निर्णय क्यों नहीं लेते? अब उसके बाद हमने यहाँ पर मीडिया के थ्रू हमने मांग की थी, हमारी बार एसोसिएशन ने विशेषकर ये बात की थी कि आप क्या करें, बसेस तो चलाइए, लेकिन आप जो सिटी में जो ट्रैवलर्स हैं उनकी सहूलत के लिए क्या, उनकी सहूलत की हमने मांग की थी कि ई रिक्शा के लाइसेंस जो है उनको दिए जाने चाहिए। और मुझे सरकार का मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। खासकर कठुआ की बात करूँ तो ई रिक्शा जो है हमारे बेरोजगार युवाओं ने खरीदे हैं। अब बसेस फिर से चलेंगी तो वो उनके ई रिक्शा जो हैं उन पर बोझ आएगा, उनको उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा। तो ई रिक्शा चलाइए, स्मार्ट सिटी में बैठिए, वो कालीबड़ी उतरिए चाहे अपने बस स्टैंड के उतरिए। तो हम ये चाहते हैं कि ये फ़ौरन जो है जो पुराना डिसीजन था वो डिसीजन अच्छा था, उसको डिसीजन को लिया जाना चाहिए। और लोगों को, बेरोजगार युवाओं को, कठुआ के खासकर उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप ई रिक्शा जो है वो लाइसेंस लें और अपना रोजगार भी चलाएं और लोगों को, कठुआ शहर के लोगों को सहूलत भी दें। ये हमारा एक और मुद्दा था। इसके बाद हमने पिछले दिनों एक और जाती तौर पर मैंने भी इस बात को उठाया था कि राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन थी जो बड़ी देर से, जिसका स्टॉपेज जो था वो कठुआ रेलवे स्टेशन में 2 मिनट का होता था। तो कोरोना काल के चलते वो शायद उसको बंद किया गया था, लेकिन अब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। लेकिन अभी तक जो है राजधानी का जो स्टॉपेज है वो कठुआ रेलवे स्टेशन जो है वो वहाँ पर लिस्ट में नहीं आता है। तो हमने ये सरकार से मांग की है सोशल मीडिया के थ्रू भी, और आज भी हम इसको बात को दोहराते हैं कि वो 2 मिनट का स्टॉपेज जो है फ़ौरन बहाल किया जाना चाहिए। यहाँ तो कठुआ एक राज्य का पहला स्टेशन है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में अगर रेलवे स्टेशन बना था तो कठुआ का ही बना था, सबसे पहले ट्रेन कठुआ में आई थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है या स्टेशन है। और उसके बाद जो है यहाँ के व्यापारी वर्ग जाते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स जाते हैं, यहाँ के पॉलिटिकल लोग जो हैं दिल्ली से सीधा कनेक्ट होते थे, तो वो फास्ट ट्रेन की सुविधा ऑलरेडी थी। तो मैं चाहता हूँ कि ये फ़ौरन जो है दोबारा से जो है बहाल होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने तो ये भी कहा था कि यहाँ श्री शक्ति एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेनें भी जो है उनको भी 2 मिनट का यहाँ स्टॉपेज मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग भी जो है माता वैष्णो देवी के यात्रियों को भी यहाँ के उनको सुविधा मिल सके। तो इस राजधानी का तो कम से कम जो उठाया है, ये हमारी सरकार से फ़ौरन मांग है कि फ़ौरन इसको जो है दोबारा से कठुआ में बहाल किया जाए। उसके बाद हमारा एक और इशूज़ थे, जो हमारा एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है। अब ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है ये कहता है कि आप जो भी सर्विसेज सरकार से अवेल करते हैं उसका एक टाइम बाउंड मैनर होता है। चाहे आपने रेवेन्यू की नकल फर्द निकलवाना है, गिरदौरी निकलवानी है या कुछ और निकलवाना है, वो टाइम बाउंड मैनर में होगा। 5 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा। तो अगर सर्विसेज नहीं होती, मान लीजिए 15 दिन में किसी को सर्विसेज नहीं मिलती हैं, वो हायर अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी जो है डिप्टी कमिश्नर कठुआ के पास वो अपील दायर कर सकता है। और उस अपील को सुनने के बाद अगर अपीलेट अथॉरिटी को ये लगता है कि पार्टिकुलर ऑफिसर ने जानबूझ के डिले किया है, तो वो अपीलेट अथॉरिटी यानी डिप्टी कमिश्नर साहब उस पर फाइन इम्पोज कर सकते हैं, जो 1 दिन का 5,000 रुपया हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को जो है फिर से प्रभावी बनाया जाए। इसको लोगों के अंदर अवेयरनेस, हम भी अवेयरनेस करेंगे, अपना करते हैं, हम लोग ऑलरेडी करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अधिकारियों को भी इसका जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं डीसी साहब से, अभी हमारे डीसी साहब राहुल पांडे जी आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के ऊपर जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए। हमारे बार के लोग भी उसमें, हमारी बार की तरफ से भी उसमें हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जानकारी लोगों को भी हो, ऑफिसरान को भी हो, ताकि जो है इस एक्ट का जो फ़ायदा जो है मूलभूत लोगों को, आम आदमी तक, जिसकी अप्रोच कोई नहीं है, जिसको वो किसी को नहीं जानता, ये उस आदमी को फ़ायदा मिलना चाहिए इस पब्लिक गारंटी एक्ट का। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस गारंटी को फिर से कठुआ के अंदर जो है वो प्रभावी बनाया जाए, ताकि आम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। उसके बाद हमारा एक और हमारा एक लोकल, हमारा पार्टिकुलर बार एसोसिएशन का मसला कह लीजिए, क्योंकि हमारी बिल्डिंग का काम जो है वो लगभग 1.5 साल से यहाँ पर रुका हुआ है। और जब हमने रजिस्ट्रार जनरल साहब से हमारी बात हुई थी जम्मू में, संजीव गुप्ता जी से, तो जब उन्होंने दरियाफ्त किया तो ये पता चला कि फंड्स जो है अभी तक सेंट्रल एलोकेट जो है होके अभी उनके पास नहीं पहुँचे हैं, कंसर्न ठेकेदार के पास या अथॉरिटी के पास। तो हम चाहते हैं कि आपकी मीडिया के माध्यम से हम अपने गवर्नर महोदय को और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे चीफ जस्टिस श्री पंकज मित्तल जी को हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप ये सरकार की ओर एक रिमाइंडर भेजें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द जो है ये फंड्स मुहैया कराए, ताकि हमारा जो पेंडिंग काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है,
यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स का वो जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। उसके बाद एक हमारा और बड़ा हमारी कह लीजिए हमारी टीम की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने कंज्यूमर कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया यहाँ पर। उसमें हमने समय समय से, जब से हम यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, ख़ासतौर से 2019 से हम इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रहे हैं कि कठुआ में कंज्यूमर कोर्ट बने, और उसके लिए हमने प्रयास भी किए थे पहले। लेकिन जब नया एक्ट आया उसके बाद भी जो था लोगों ने अप्लाई किया, और कंज्यूमर कोर्ट आज की डेट में बन चुकी है, उसके ऑफिसर्स अपॉइंट हो चुके हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक उसकी बिल्डिंग का चयन नहीं किया गया, कंज्यूमर कोर्ट की बिल्डिंग का। तो हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट की बिल्डिंग का चयन की जल्द से जल्द, क्योंकि हेडक्वार्टर में वो बिठानी है, और हम चाहते हैं कि कोर्ट कम्प्लेक्स के साथ ही पास ही नियरेस्ट, क्योंकि जिसमें हमारे लिटिगेंट्स को भी सहूलत हो, हमारे वकीलों को भी सहूलत हो, तो हम चाहते हैं कि वो कोर्ट कम्प्लेक्स के साथ नज़दीक जो है इस कोई बिल्डिंग गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसको आइडेंटिफाई करके कंज्यूमर कोर्ट जो है जल्द से जल्द जो है वहाँ पर उसकी सुनवाई शुरू करने की होनी चाहिए। और जल्द से जल्द हम यही आपसे और डीसी साहब से भी हम ये मांग करते हैं कि इस दिशा में वो भी पहल करें, और कंज्यूमर कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसको आइडेंटिफाई करके हमारे जो भी यहाँ ऑफिसर बने हैं, चेयरमैन बने हैं हमारे को, तो वो जो है उसमें फंक्शनल कर सकें, और लोगों को जो कंज्यूमर केस 2012 से जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा हो सके। तो इसके बाद हम और एक यहाँ पर चाहते थे जो कि लैंड रूल्स, और चूँकि जब 370 की रिवोकेशन हुई थी तो आपको याद होगा कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कठुआ ने एक मांग उठाई थी कि हम लोगों को आपने 370 हटा दिया तो हमें हिमाचल पैटर्न पर जो है वो लैंड लॉज चाहिए, यानी कि एक डोमिसाइल चाहिए। गवर्नमेंट ने डोमिसाइल हमें ज़रूर दिया, लेकिन वो डोमिसाइल अधूरा है, वो डोमिसाइल लैंड के साथ लिंक नहीं करता, वो लैंड की बात ही नहीं करता। तो उसको ऐसे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया है गवर्नमेंट ने, इतने रूल्स बना दिए हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज़ बना दी हैं कि इसको लैंड को यूज़ किया जाए। अब जो दो दुकान मान लीजिए 50 साल से दुकान बनी है तो वो तो कमर्शियल ही है, अब उसको वो भी हम लोगों को क्या है कि उसका लैंड यूज़ कीजिए अगर आपने उसको सेल करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है ये इतने सारे रूल्स जो हैं ये सिंप्लीफाई होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, इनको लोगों को आपके ऑफिसर्स को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो है सुचारू ढंग से इसका जो है आगे काम चलाया जा सके। और दूसरा जो है ये जो डोमिसाइल है इसको लैंड के साथ जोड़ा जाए। हम तो ये भी चाहते हैं, सरकार से हम मांग करते हैं कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। आपने लोगों को एक खामखा के देखिए रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने 370 तोड़ा है, हमने नेशनल इंटरेस्ट में उसका स्वागत किया, हम सरकार के साथ खड़े रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक प्रोसीजर सिंप्लीफाई होना चाहिए। आप क्यों उस बंदे को बाध्य कर रहे हो जिसने इतने जद्दोजहद के कारण, जिसमें आपको याद होगा पब्लिक जो पीआरसी जिसको कहते थे, स्टेट सब्जेक्ट कहते थे, उसके साथ 20 नकलें 20 डॉक्यूमेंट लगते थे सरकारी, और उस 20 डॉक्यूमेंट के बाद इंक्वायरी करने के बाद और वहाँ पर बयान लेने के बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी वो स्टेट सब्जेक्ट जारी करती थी। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा जाए कि जो पीआरसी है, जिनके पास पीआरसी है, वो एक डोमिसाइल के पैटर्न पर, डोमिसाइल की उसको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। डोमिसाइल एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर मेरे पास पीआरसी है, अगर मैंने डोमिसाइल बनाया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैंने डोमिसाइल नहीं बनाया है तो मेरे पास अगर वैलिड स्टेट सब्जेक्ट है तो उसको भी क्यों नहीं आप पीआरसी की तरह कंसिडर करते। तो हमारी सरकार से ये भी मांग रहेगी कि एक नोटिफिकेशन जारी की जाए, ताकि इन प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना है, हम लोगों को कम्प्लेक्स नहीं बनाना है। और लैंड लॉज की खासकर जो रजिस्ट्रेशन के कानून है, ये हिमाचल के पैटर्न पर अगर आपने डोमिसाइल दिया होता तो हमें इतनी दिक्कतें, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं इतने सालों से, उनको दिक्कतें नहीं आनी थी। आपने वो इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो एक बिल्डिंग है जो 50 साल से, जिसका ऑलरेडी लैंड यूज़ चेंज हो चुका है, आप हम लोगों को बाध्य क्यों करते हो उसका लैंड उसका लीग प्रोसीजर में डालने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सरकार इस ओर ध्यान दे। और जहाँ तक सब रजिस्ट्रार की बात है, तो हमने पहले भी ज्ञापन के माध्यम से सरकार को और हमारे इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन साहब को हमने ये चेताया है कि कठुआ के लिए, कठुआ और नगरी तहसील के लिए हमें एक स्पेशल सब रजिस्ट्रार चाहिए। और रजिस्ट्रार साहब उधर हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैटर करते हैं, लेकिन कठुआ और नगरी का जो है जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ का हम चाहते हैं कि एक स्पेशल सब रजिस्ट्रार हो, क्योंकि एसीआर साहब के पास ऑलरेडी बर्डन है, वो कोर्ट चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, लैंड एक्विजिशन देखते हैं, हज़ारों टाइप चीज़ें देखते हैं।
तो उन पर उनको बेसिकली बर्डन किया गया है, और उसके चलते जो है वो लोगों को भी थोड़ी सी हरासमेंट हो रही है, वकीलों को भी हरासमेंट हो रही है। तो हम चाहते हैं कि नगरी और कठुआ के लिए जो ACR साहब को एडिशनल पावर दी है, AC जो सब रजिस्ट्रार है वो एक अलग सेपरेट होना चाहिए। ये हमारी आज के दिन मांग थी। और ये सारे इश्यूज थे जो हमने, हाँ, और दूसरा एक और बात यहाँ पर हमारे नोटिस में आई है कि जो लैंड का CLU जिसको कहते हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज़ जो होता है, वो प्रक्रिया भी जो है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे के अंदर आनी चाहिए, वो टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने अब किसी ने चेंज ऑफ लैंड यूज़ के लिए अप्लाई किया है तो वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में नोटिफाई करे सरकार उसको, और उसको टाइम बाउंड मैनर में मान लीजिए 5 दिन में या 10 दिन में वो उसका निपटारा होना चाहिए, येस या नो होनी चाहिए। तो यही आज के दिन हमारी मांग थी। और काफ़ी सारे वेरियस इश्यूज़ थे जो कश्मीर की टारगेट किलिंग है। दोबारा से पुनः हम पूरी बार एसोसिएशन मिलजुल के ये जो टारगेट किलिंग्स हैं ये इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, और हम उनकी फैमिली जिनके साथ ये मतलब एक दुखों का पहाड़ टूटा है, उनके साथ हम पर जो है हम उनके साथ सहानुभूति जताते हुए इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। और ये जो पिछले दिनों हमारे एक गायक जो थे सिद्धू मूसेवाला जी, जो जिनकी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर है, तो हमें इनकी मौत का भी बड़ा अफसोस है। और इस तरह की वारदात जो है ये हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनकी भी आत्मा के लिए जो है बार एसोसिएशन जो है 2 मिनट का प्रार्थना करती है। जितने भी मारे गए कश्मीर के अंदर जो लोग हैं उनके लिए भी हम 2 मिनट के लिए खड़े होकर जो है 2 मिनट का मौन रखकर उनके लिए भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं।